है ना कि जब तक आम लोगों के सामने ये तस्वीर पेश नहीं होगी कि सदन के भीतर कौन काला नीला पीला सफेद हरा कर रहा है, हुकम सिंह तब तक समझ नहीं आएगा ना। आदरणीय हुकम सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी कही। हाँ। आदरणीय हुकम सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि 90 दिन यदि सदन चलने लग जाए, हाँ। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कितने लोग आपके पास सदन में जो उस दिन तक बहुत एक कंस्ट्रक्टिव बहस, एक रचनात्मक बहस सदन के अंदर कर सकते हैं। हाँ। इस बात के लिए भी सदन के सदस्यों को मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी पूर्वक आचरण करना चाहिए। हाँ। तैयारी करना चाहिए। ठीक है। केवल हमने तो देखा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर, ठीक है, जो स्पीकर की टेबल पे चढ़ गया, रिपोर्टर्स की टेबल पे चढ़ गया, उसको मीडिया ने कवरेज दिया, वो अपने क्षेत्र में जाकर के अखबार की प्रतिलिपियां बांटता है। हाँ। और विधायिका का काम गया भाड़ में। हाँ। तो ये तमाम तरीके के आचरण हैं जिसकी तरफ इशारा हुआ है। हाँ। तो इसलिए सबसे पहले हर विधायक को खुद को भी बदलना है। हाँ। हमें पढ़ना लिखना भी है, विधायिका के काम को भी समझना है, और ये भी समझना है कि विधायक कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी नहीं है। विधायक विधायिका के विधान निर्माण का काम उसका सबसे पहला काम है। हाँ। तो इसलिए इन तमाम सारी बातों को बहुत एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है। ठीक बात है। समग्रता में हमें इसे सोचने की जरूरत है, और केवल रस्म अदायगी के तरीके से हम बात करेंगे तो समारोह होंगे। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं कि रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। 125 वर्ष में जो परिपक्वता आनी चाहिए वो आज जमीनी तौर पर विधानसभा के भीतर क्या दिखती है, तो जवाब मिलता है कि जी नहीं दिखती। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादक, ये भी कहना चाहते हैं। जी देखिए, मैं कहूंगा कि जब विधायक संसद और विधानसभाओं में कम अच्छे कपड़े पहन के गरीब परिवार के लोग आते थे चुनकर, जिनकी स्कूली शिक्षा भी नहीं हुई थी ढंग से, हाँ। संविधान सभा में बहस का मुद्दा आया, हाँ। कि क्या कोई योग्यता तय कर दे कि भाई इससे नीचे वाला एमपी एमएलए नहीं बने, तो मेजोरिटी ने कहा नहीं, देश को समझने वाले लोग हैं ये लोग, स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ। जब वो गरीब लोग आते थे प्रतिनिधि होके अवाम के, तो बहस होती थी। पार्लियामेंट और विधानसभा में जनता का चेहरा दिखता था, अक्स दिखता था। ठीक बात। आज महंगी गाड़ियों से लोग आते हैं, अच्छे अच्छे सूट बूट पहनकर आते हैं, लेकिन विधानसभा में अगर नहीं दिखता मुझे, तो जनता का चेहरा नहीं दिखता। गाजीपुर से गाजियाबाद तक का गरीब आदमी नहीं दिखता मुझे विधानसभा में उत्तर प्रदेश में। किस लिए है उत्तर प्रदेश की विधानसभा क्या राम आश्रय कुशवाहा और हुकुम सिंह जी के लिए नहीं। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के आम आदमी को दिखना चाहिए कि मेरा चेहरा विधानसभा में है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, जब बैठक खत्म होती है तो जब गाड़ियों का अनाउंसमेंट होता है कि गाड़ी लाई जाए, तो ऐसा लगता है अतुल कि हम ऑटो एक्सपो में आ गए। ठीक बात है। नाना प्रकार की भारी भयंकर भयंकर गाड़ियां, उनसे जनप्रतिनिधि चल रहे हैं और लोग ठंड से मर रहे हैं। जब विधायक ये कहता है कि लोकसभा में सांसद कहता है 377 के तहत हमको मुद्दा उठाना है, तो कहा जाता है इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा, आप आसन को दे दीजिए, आसन को दे दीजिए, पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। किस लिए आया सांसद और विधायक, किस लिए चुन के आया? क्या सरकार के भत्ते और काम कराने भर के लिए? नहीं। मेरी दृष्टि में मूल काम होना चाहिए सदन का कि जनता की वह आवाज जो तंत्र तक नहीं पहुंच पाती, वो विधानसभा के जरिए सरकार और सरकार के जरिए तंत्र तक पहुंचे। ये उसका रोट मैप बना था जनतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, और वो नहीं दिख रहा मुझे। विधायकों की शिक्षा बढ़ी, तनख्वाहें बढ़ी, अमीर हो गए, बड़े बड़े कारोबारी हो गए, जलवा जलाल हो गया, लेकिन आम आदमी बेहाल हो गया। ये सवाल है 125वीं सालगिरह पर। मैं भी उसे प्रदेश का हूं, मुझे भी उतनी ही प्रसन्नता आज के दिन, उतनी ही बधाई गोविंद वल्लभ पंत से लेकर अखिलेश यादव तक को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की रहनुमाई की। सारे विपक्ष के नेताओं को प्रणाम। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह वहां आम आदमी का अक्स नहीं दिखता, उसके सरोकार वहां नहीं गूंजते गलियारों में। क्यों? नेहरू कहा करते थे कि केवल फाइलों का नाम लोकतंत्र नहीं है, फाइलों का नाम लोकतंत्र नहीं। ठीक बात है। आदमी की जीवंतता दिखनी चाहिए। गरीब आदमी को लगना चाहिए कि कोई एक ऐसी पंचायत है जहां मेरी बात सुनी जाएगी, बाबुओं की को हटा के अलग से। ठीक बात है। वो चीज नहीं हो पा रही, उसके लिए मुझे लगता है संकल्प लेना होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा वाइब्रेंट दिखे, जीवंत दिखे, लाइव दिखे, और उसमें गाजीपुर से गाजियाबाद तक के आम आदमी का अक्स दिखे। जी, हुकुम सिंह जी,
इस संकल्प के साथ हम इस चर्चा को हम खत्म करना चाहेंगे। हुकुम सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका, रामाश्री कुशवाहा बहुत शुक्रिया, गोविंद पंत जी बहुत धन्यवाद आपका, मुन्ना सिंह जी, अमिताभ जी आप बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। सुबोध भाई उनियाल हमारे साथ जुड़ेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं, उसके बाद खबर उत्तराखंड से। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। जी, उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां साहब सैर पर हैं, जहां महज 9 महीनों की कांग्रेस की सरकार में ही मुख्यमंत्री समेत 8 कैबिनेट मंत्री विदेशों की सैर कर चुके हैं। ये उस सूबे की हकीकत है जहां विकास की बात हो या आपदा राहत की, हर वक्त सरकार फंड की कमी का रोना रोती रहती है। इस मामले में नौकरशाह भी पीछे नहीं है। एक साहब तो ऐसे हैं जो पिछले 12 वर्षों में 48 बार इस सैर सपाटे के कारनामे को अंजाम दे चुके हैं। काम क्या किया छोड़ दीजिए, अजब बात है साहब। अब भला जनता क्यों ना सवाल करे, आखिर इन जनोपयोगी यात्राओं का खर्च तो हमारी आपकी यानी जनता की जेब से आता है ना भैया, तो हम क्यों दें ये खर्च? ये बड़ा सवाल जनता पूछ रही है। जी, तो बात बात पर फंड की कमी का रोना रोने वाली उत्तराखंड सरकार का खजाना तब अचानक से लहलहा उठता है, लबलबा जाता है, जब किसी मंत्री या नौकरशाह को विदेश की सैर करने का मन में विचार आता है। बाकी समय तो खजाना बिल्कुल खस्ता हाल रहता है। हमारे आपके लिए, जनता के कामों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, लेकिन प्रदेश में आपदा हो, मंत्री संतरी नेता विधायक सरकारी खर्चे पर या निजी खर्चे पर बाहर जा रहे हैं, आपदा से कोई मतलब नहीं, तब खजाना भरा रहता है। बात विकास की हो या आपदा पीड़ितों को राहत की, उत्तराखंड सरकार हर बार फंड की कमी का रोना रोने लगती है। लेकिन जब बात रुआब और रईसी की आती है तो हेकड़े दिखाने से कभी बाज नहीं आते। अब देखिए ना, सूबे की कांग्रेस सरकार को 9 महीने ही तो हुए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्रीगण विदेश दौरे से निपट आए हैं। तो क्या हुआ कि आपदा पीड़ित जनता राहत के लिए जार जार रोती रही? तो क्या हुआ कि सूबा भारी आर्थिक बोझ से दबा हुआ है? इन विदेशी दौरों की शुरुआत की माननीय परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश ने, जो इस बात की जानकारी लेने ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचे कि साहब आखिर वहां की यातायात व्यवस्था इतनी शानदार क्यों है। सुनिए तो जरा। परिवहन विभाग का एक ऑल इंडिया स्तर का एक संस्था बनी है SRTO, उसमें मात्र उत्तराखंड से ही कोई प्रतिनिधि नहीं जा रहा है। प्रत्येक वर्ष पूरे हिंदुस्तान के सभी सूबों से जाते हैं। तो अधिकारी वहां की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था है उसे देखते हैं, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा ऑल इंडिया स्तर का एक संगठन है
उसके माध्यम से जाया जा रहा है। इसमें ये कोई विशेष यात्रा नहीं है। अब उस दौरे से मंत्री महोदय ने क्या कुछ सीखा और उसका सूबे को कितना फायदा मिला, इसके लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं। देहरादून से गैरसैंण तक कहीं भी सड़क पर उतर जाइए, मिसाल मिल जाएगी। अब यातायात सुधरेगा तो जाहिर है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन विदेशी तकनीक वाली यातायात व्यवस्था के तहत पर्यटकों की मेजबानी भी तो विदेश तकनीक से युक्त होनी चाहिए। लिहाजा पर्यटन मंत्री अमृता रावत भी विदेश दौरे पर निकल गई। उसके बाद तो बस पूछे ही मत, सिलसिला सा चल निकला और विदेश से सीखने की ललक कुछ ऐसी तीव्र हो चली कि माननीयों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि उनकी जनता आपदा से त्राही त्राही कर रही है। अब विपक्षी दल तो लानत मलानत करेंगे ही। हमने तो उस समय भी कहा कि अगर किसी के घर में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उस समय आदमी विदेश के लिए नहीं जाता। विदेश मतलब हंसी खुशी जाना, पिकनिक, एक किस्म से पिकनिक करना। पिकनिक में तभी आदमी जाता है जब उसके घर का माहौल ठीक हो। लेकिन विरोध की परवाह तो उसे होती है ना साहब, जिसके इरादे कमजोर हैं। यहाँ तो सभी एक से बड़े एक धुरंधर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार के मंत्री और अधिकारी सैर सपाटे के शौकीन हैं। ये सिलसिला तो बरसों पुराना है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 12 सालों में अधिकारियों ने 97 दफा विदेश यात्राएं की, लेकिन सीएम साहब को ये कड़वी बातें नहीं भाती। उसको तो मुझसे इतना प्रेम है कि मैं ऑक्सीजन लेता हूँ कहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो विपक्ष का प्रेम तो छोड़ दो आप। और थोड़ा सा राज्य में मेरा अनुरोध है कि हम लोग संकीर्ण भावनाओं से उठें और लार्जर इंटरेस्ट की बात करें, और मुझे हर बात का जवाब देना जरूरी है। जबकि मंत्री गणों की तो बात ही निराली है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ लगाने के लिए तो नहीं है ना, वो कुछ न कुछ कहते रहेंगे। विदेश भी मंत्री जाते हैं तो उसकी भी एक आवश्यकता रहती है, उसका भी एक महत्व रहता है। बहुत सारे बीजेपी के विधायकों भी जा रहे हैं। अभी हम जर्मन में जा रहे हैं, ऑर्गेनिक गोष्ठी हो रही है, इंटरनेशनल गोष्ठी जर्मन में हो रही है और लगभग 100 कंट्री उसमें भाग, क्योंकि उसमें माननीय हरबंस कपूर भी बीजेपी की ओर से हमारे प्रतिनिधिमंडल में जा रहे हैं। निशंक जी तो पूरे काफिला के साथ ही और पूरे उसके साथ गए। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार भले ही इन दौरों को सूबे की जरूरत बता रही हो, लेकिन इन दौरे से जनता का क्या भला हुआ है ये तो जग जाहिर है। मंत्रियों और अधिकारियों के इन दौरों से सूबे को कोई फायदा पहुंचा हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इन दौरों की वजह से सूबे के खजाने के करोड़ों रुपए हवा में जरूर उड़ गए। उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर हो, लेकिन मंत्रियों और अधिकारियों के ऐशोआराम पर जमकर खर्च किया जा रहा है। मंत्रियों और अधिकारियों ने जमकर विदेश यात्राएं की हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जब विदेश यात्राएं करनी होती हैं तब क्या उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है? कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। जी, इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। कुछ देर बाद सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप कांग्रेसी विधायक हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकल थपरियाल जी। मुन्ना सिंह जी, ये सवाल बहुत मौजूद है कि यकायक पैसा खजाने में कहां से आ जाता है और यकायक वो पैसा कहां चला जाता है। जनता के नाम पे पैसा नहीं जी, नेताओं के नाम पर अरे हाँ जाओ जाओ बहुत पैसा है। नहीं, एग्जीक्यूटिव क्लास से जाओ ना, इकोनॉमिक क्लास से क्या करोगे जाके? ये अप्रोच क्यों? मुन्ना सिंह जी। हाँ अतुल जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक सवाल कर रहा हूं, काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। हाँ हाँ। कि हम सरकारी सिस्टम में यदि कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, चपरासी कोई काम करने कहीं जाता है या किसी काम को हम कहते हैं 5,000 रुपए का और वो उद्देश्यहीन कार्य होता है तो उसको अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो मित अपव्यय है, वो अपव्यय है, उसकी वसूली की जानी चाहिए। मैं सबसे पहले उत्तराखंड की सरकारों से, विदेशी दौरा करने वालों से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी हैं वो हो या हमारे माननीय मंत्रीगण हो, नेतागण हो, जिसमें किसी न किसी रूप में जिसका मैं हिस्सा रहा हूं। 25 साल मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के यहां कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए हुआ। मैं दावे के साथ
प्रमाणों के साथ ये कह सकता हूं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स ने या जितने भी मिनिस्टर्स ने, जितने भी पॉलिटिशियंस ने विदेशी दौरे किए, यदि आप पूछेंगे कि वो जो विदेशी दौरा किया उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या सीखा, क्या आप